हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यूज 2021 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सारे पीवाईक्यूज धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं texturcam.in/courses पे। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करते रहो, क्योंकि वहाँ पे मैं टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ फ्री में, उनके वीडियो सोल्यूशन डाल रहा हूँ, और साथ में शॉर्ट नोट्स भी लगातार पढ़ रहे हैं। तो वो भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं यार, कर लो ज्वाइन। बाकी texturcam.in/courses पे जाओगे तो सब कुछ तुम्हें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं यार। ठीक है, 2021 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू सारे धीरे धीरे करके अपलोड होते जा रहे हैं, और अब धीरे धीरे नहीं, अब तेजी से अपलोड होंगे। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। रिएक्शन हमें गिवन है 2, और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में H2O2 का नेचर समझना है कि H2O2 क्या है, या तो ऑक्सीडाइजिंग है या फिर रिड्यूसिंग, और कैसा है ये हमें बताना है। तो इसे कैसे बताएंगे, इस बात को समझने की कोशिश करना जरा, कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखो तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, और H2O2 में यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पे कितनी है, 0। तो H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cl का क्या हो रहा है, Cl का हो रहा है रिडक्शन। ठीक। तो HOCl क्या हुआ, HOCl हमारा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। और H2O2 क्या हुआ, H2O2 हुआ हमारा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, खुद खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है, खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब अगली रिएक्शन देखो तो I2 यहाँ पे 0 में था, यहाँ पे -1 में आया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। और H2O2 -1 से कहाँ जा रहा है, -2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है। ठीक। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ये I क्या है, I खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2O2 इसमें भी क्या है, H2O2 इसमें भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम इज गिवन बिलो। हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो हम सामने से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सल्फर 0 में है, यहाँ पे -2 में है, यहाँ पे +2 में है। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं बेसिक मीडियम में, तो इसे सीख लेते हैं बेसिक मीडियम में। अगर किसी को नहीं भी आता है तो अभी सीख जाओगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेते हैं पहले, कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ होगा। दो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में S8 कन्वर्ट होके गया है किसमें, H2O3 में, 2 में। तो पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए कितने, 12। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 12 H2O जोड़ दिए। जब 12 H2O जोड़ दिए तो लेफ्ट साइड में क्या हो गए, 12 दूनी 24 H+ हो गए। तो यहाँ पे क्या करो, 24 H+ ऐड कर दो। अब क्योंकि रिएक्शन कैसे मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है, तो दोनों तरफ 24OH- ऐड कर दो। ठीक, कितने ऐड कर दिए, 24OH- ऐड कर दिए। ठीक है, क्लियर बात है, 24OH- ऐड हो गए। अब जरा ध्यान से देखना कि H+ और OH- मिलके 24H2O बना देंगे। तो रिएक्शन को रीराइट कर लेते हैं कि S8 प्लस 12H2O plus 24OH- will give you what, 4H2O3 2- plus 24H2O। तो ये 12 में से 24 माइनस हो जाएंगे इधर आके, तो क्या बचेगा, S8 plus 24OH- will give you 4H2O3 2- plus 12H2O। अब यहाँ पे नेगेटिव कितना है, यहाँ पे नेगेटिव है -24 और यहाँ पे है -8। तो यहाँ पे क्या करो, 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। ठीक, इसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल को देखो भाई जरा, रिडक्शन हाफ सेल को देखो जरा। तो छोटी सी बात पूछ के तुमसे काफी कुछ निकलवाया जा सकता था। इसमें तुमसे यही पूछ सकते थे कि एन फैक्टर कितना आ रहा है,
एन फैक्टर की कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती थी तुमसे, और तुमसे बाकी चीज़ें भी पूछी जा सकती थी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एसिड की रिएक्शन किससे करा दी, तो H2 माइनस बना, यही तो बना। अब H2 माइनस बना तो हमने क्या करा कि यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। ठीक है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिएक्शन नंबर 2 बन गई, दोनों को ऐड कर देते हैं तो जाएगा 2s8 प्लस 24OH माइनस gives you 4H2O3 2 minus plus 8H2 minus plus 12H2O। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो S8 plus 12OH minus will give you 4H2 minus plus 2H2O3 2 minus plus 6H2O। ये इक्वेशन बन गई। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू यहाँ से आ गई 12। तो आंसर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। आंसर आंसर कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। समझ में आ गई बात आसानी से, बैलेंसिंग समझ में आ गई कैसे करी। अगला सवाल देखना जरा क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है द फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन व्हिच रिक्वायर्स 6 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, अपने से 6 गुना वॉल्यूम O2 का चाहिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास मान लो कोई भी अगर जनरल इक्वेशन लिखी जाए कि हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, X प्लस वाई बाई 4 O2 से कराते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है XCO2 बनता है और Y/2 H2O बन जाता है। ठीक, Y/2 H2O बन जाता है। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि अगर इसका एक वॉल्यूम लगा तो इसके एक वॉल्यूम से इसका कितना रिएक्ट कर रहा है, X प्लस Y/4 वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितना है 6 टाइम्स है। तो हमें एक इक्वेशन पता लग गई यहाँ से, क्या हमें एक इक्वेशन पता लगी कि X प्लस Y/4 की वैल्यू कितनी है, X प्लस Y/4 की वैल्यू है 6। और दूसरा कह रहा है कि 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम के CO2। तो X वॉल्यूम CO2 हो रही है, X वॉल्यूम CO2 हो रही है ना, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो x की वैल्यू दे रखी है 4। तो x की वैल्यू 4 ऊपर डाल दें तो ये y/4 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। और y की वैल्यू हमसे पूछी गई है, x की वैल्यू पता है, तो हाइड्रोकार्बन जो बनेगा वो C4H8 बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, C4H8 बन जाएगा। आसानी से बात समझ में आई। कह रहा है कि प्रोड्यूसेस 4 टाइम इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2। तो अपने वॉल्यूम का अगर 1 है तो उसका 4 गुना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 से x बन रहा है। तो 1 से कितना बनेगा, 4x, 4 बन गया बेसिकली। तो 4x वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई यहाँ से। तो ये सवाल यहाँ से शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया। अगला सवाल डबल टाइट्रेशन का है। कह रहा है कि 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH एंड Na2CO3 एंड सम इनर्ट इम्प्योरिटीज was titrated with n/10 SCl using phenolphthalein as indicator। ठीक है, कह रहा है कि 17.5 ml of SCl was titrated at the end point। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH मान ली हमने क्या है, A है, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं, B हैं। ठीक है, अब इन फिनोफ्थलीन क्या होगा, इन फिनोफ्थलीन क्या होगा बताओ भाई, कि ए तो पूरा टाइट्रेट हो जाएगा और बी आधा टाइट्रेट होगा, दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। ठीक, तो a प्लस B/2 की वैल्यू आ गई, मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, n/10 है तो 1/10 हो गया, और 17.5 ml लगे, यानी कि a प्लस B/2 की वैल्यू आ गई 1.75। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कह रहा है कि आफ्टर दिस, अब ये टाइट्रेशन फर्स्ट एंड पॉइंट आ चुका है, फर्स्ट एंड पॉइंट क्या हुआ, आ गया, तो क्या होगा कि मिथाइल ऑरेंज डाला गया। ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए पहले, कि ये बात ध्यान रखने की है। हम लोगों ने टाइट्रेशन वाले लेक्चर में अलग से पढ़ाया भी है, ये बात ध्यान रखने की भी है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, फिनोफ्थलीन की, तो NaOH पूरा टाइट्रेट होगा, NaSCO3 बिल्कुल टाइट्रेट नहीं होगा, और Na2CO3 हाफ टाइट्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि इन मिथाइल ऑरेंज क्या हो गया, इन मिथाइल ऑरेंज क्या बचा हुआ है, B/2 बचा हुआ है हमारे पास, क्या Na2CO3, और उसके लिए 1/10 इंटू 1.5 ml लगे, तो B की वैल्यू आ गई 0.3। ठीक, मिली इक्विवेलेंट्स आ गए ऑफ HCl। ठीक, तो ये किसके आ गए, B आ गए, मिली 0.3 मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो गए, ऑफ Na2CO3 के बराबर हो गए। तो W इक्वल्स टू EnV/1000 होता है।
W इक्वल्स टू EnV बाई 1000 फॉर्मूला होता है। E की वैल्यू कितनी होगी Na2CO3 के लिए 106/2 इंटू NV की वैल्यू है 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया। तो ये हो गया किसके बराबर 53 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 1000 लिख दें इसे। तो ये हो गया कितना हो गया ये 53 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 159 इंटू 10⁻⁻⁻4 ग्राम्स हो गया। ठीक, तो परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 देखो हमें इम्प्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो 159 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.4 कर दिया, डेसिमल ऊपर चला गया, तो यह 15.9 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि आ गया 3 पॉइंट कितना आ गया 9, 3 चौक 12, 3 नेम 36, 7 और 5, यानी कि इंटीजर में लिखना है तो आंसर हम कितना कोट करेंगे 4% कोट कर देंगे, तो राउंड ऑफ कर दिया तो 4 आ गया आंसर इसका। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, सवाल आराम से लगना चाहिए था। ठीक है, चलो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस में जनरली लोगों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर तुम सुकून रख के लगाओगे तो सवाल लगेगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ NaOH versus 1.25 oxalic acid solution at the end point the following burette reading, the burette में कौन है, burette में है NaOH, burette में कौन है NaOH है। ठीक है, तो जब हमें कौन करंट रीडिंग मिलती है 4.5 मिली, 4.5 दो बार मिली, लेकिन 4.4 तीन बार मिली, तो जो कौन करंट रीडिंग्स हैं उन्हें हम एक्चुअल टाइटर वैल्यू मान लेंगे, उन्हें हम क्या मान लेंगे एक्चुअल टाइटर वैल्यूज, और कहेंगे N1V1 विल बी इक्वल्स टू N2V2। ऑक्सैलिक एसिड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो 1.25 इंटू 2 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 4.4 इंटू नॉर्मेलिटी, और मोलैरिटी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि एन फैक्टर कितना है 1 फॉर NaOH। ठीक, तो ये क्या आ गया भाई, इससे ये आ गया कितना 25 आ गया, 25/4.4 इज इक्वल टू आ गया मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू कितनी, इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे इतना लिख दें, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा कितना 125, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6.25। ठीक, सॉरी 62.5, 62.5 हो जाएगा। ठीक, तो m की वैल्यू हो गई 62.5 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू आ गया 5.68 आ गया, तो आंसर में इसका कितना कोड करेंगे, आंसर में इसका 6 कोड कर देंगे। ठीक है, आंसर में इसका 6 कोड कर देंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अगला क्या आया सवाल, अगला कह रहा है इन द माइल्ड एल्कलाइन मीडियम थायोसल्फाइड आयन ऑक्सीडाइजेस MnO2 टू A। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A पूछ रहा है, तो ये बेसिकली डी ब्लॉक का कह सकते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछ रहा है, इसलिए हम इसमें भी रख सकते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन लिखें, थायोसल्फेट की रिएक्शन अगर हम MnO4 माइनस से कराएंगे तो MnO4 माइनस क्या करेगा, खुद जाएगा एल्कलाइन मीडियम में MnO2 में, ठीक है, या MnO4 माइनस में चला जाएगा और क्या बना देगा SO4 2 माइनस, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी 6। इसे यहाँ तुम स्लाइटली अल्कलाइन कह रहे हैं, माइल्डली अल्कलाइन कह रहे हैं, इसलिए हमने MnO2 बनाया, अगर हमें केवल अल्कलाइन कहता तो MnO4 2 माइनस बनाते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 2MnO4 माइनस प्लस B टाइम्स C2O4 2 माइनस प्लस C टाइम्स H प्लस गिव्स X टाइम्स Mn2 प्लस प्लस Y टाइम्स CO2 प्लस X टाइम्स X मोल्स ऑफ H2O। इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद इंटीजर कोएफिशिएंट द वैल्यू ऑफ C, तो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो ट्वाइस MnO4 माइनस ये तो दे रखा हमें, तो C2O4 2 माइनस लिख दें प्लस H प्लस लिख देते हैं, तो बैलेंस ही कर देते हैं रिएक्शन को। मैं वैसे ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, सबको बैलेंसिंग इसकी याद ही होनी चाहिए, लेकिन चलो +7 से कहाँ गया +2 में गया, तो इसमें 5 का चेंज आया और इसमें 2 का चेंज आया, तो 2 तो इसमें पहले से मल्टीप्लाई है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या बन गई ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस गिव्स क्या हो गया ट्वाइस Mn2 प्लस हो गया प्लस 10 CO2 हो गया प्लस क्या हो गया 10 CO2 हो गया प्लस H2O हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट कर लो 8 और 20 कितने हैं 28 हैं, 28 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कितनी हो गई 20 हो गई, तो 8 H2O कर दिए तो 16 H प्लस करने पड़ेंगे, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, जितने हमने H2O से ऑक्सीजन बैलेंस किया उसके दुगने हमने क्या कर दिया H प्लस ऐड कर दिया, जिससे रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। देख लो चार्ज भी बिल्कुल बैलेंस मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 1 मोलर H3PO3। अब H3PO3 के लिए अगर ध्यान से देखो तो H3PO3 के लिए एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर है 2, तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक, अब N1V1 कितना हो गया? ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 50 इज इक्वल टू, इसका एन फैक्टर 2 हो गया 50 ml ऑफ, अच्छा ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ NaOH तो पूछ ही रहा हमसे, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH पूछ रहा है 1 इंटू V इज इक्वल टू 50 ml है, 1 मोलैरिटी और 2 एन फैक्टर हो गया तो 100 ml आ गया। और H3PO2 के लिए जो एन फैक्टर आएगा वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि एक ही एसिडिक H है इसके पास, तो इसके लिए जब N1V1 लगा देंगे N2V2 हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये 1 इंटू V इसमें भी हो जाएगा, और N2 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है? मोलैरिटी दी है 2, एन फैक्टर है 1 इंटू 100 ml है इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 200 ml आ जाएगा। तो इससे जो आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, तो एट्थ का क्या आ गया? एट्थ का आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ Fe2 प्लस इन एसिडिक मीडियम कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ 0.03 मोलर Cr2O7 2 माइनस। तो हमें मोलैरिटी ऑफ Fe2 प्लस निकालनी है। अब तुम्हें देखो पूरी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत ना हो, इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की खूबसूरती यही है कि तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करने की कंप्लीट जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम ऐसे लिखो कि Fe2 प्लस की रिएक्शन Cr2O7 2 माइनस से हो जाए तो इससे Fe3 प्लस बन जाएगा और क्रोमियम प्लस 3 बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 1 और इसके लिए एन फैक्टर आ गया 6। यहाँ +6 से +3 गया, 2 क्रोमियम थे तो एन फैक्टर आ गया 6। तो हम लगा दें N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा दें। 15 ml सोल्यूशन है Fe2 प्लस का। ठीक है, तो Fe2 प्लस का 15 ml एन फैक्टर हो गया 1। तो हमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी निकालनी है, m लिख दिया, इसका 20 ml है 0.03 और एन फैक्टर है 6। ठीक, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी आ गई, यहाँ से किसे कैंसिल कर दें, यहाँ से हटा दें इसे, और इंटू 10⁻⁻² कर दें, तो ये आ जाएगा 20×60 इंटू 6/15 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो गया 4। ठीक, ये हो गया 4, तो कितना आ गया? 24 इंटू 10⁻⁻² आ गया आंसर। ठीक, तो इतना मोलर आ गया, तो आंसर क्या लिखेंगे? 24 लिख देंगे। ठीक है, तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि तुम क्या करो कि मोलैरिटी को ढंग से समझ पाओ, N1V1 इक्वल टू N2V2 को ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे तो तुम्हारा सवाल आसानी से लग जाएगा। रिएक्शन मैंने देखो बैलेंस नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस एन फैक्टर निकालना। और ये तुम्हें अगर रिएक्शन भी नहीं याद है, तुम कहो अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं याद है, तो यार उसका सोल्यूशन ये है कि तुम ये सोचो कि क्रोम Cr2O7 2 माइनस है, वो रिड्यूस ही होगा, तो Fe को कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा? Fe को Fe2 प्लस को कहाँ ले जाएगा? Fe3 प्लस में। और क्रोमियम क्रोमेट डाइक्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होता है तो क्रोमियम +3 में जाता है। ये बात एकदम हमें ध्यान रखनी, स्टैंडर्ड टाइट्रेशन से इन्हें भूलने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि 10 ml of Na2CO3 is titrated against 0.2 molar HCl solution. The following titer values are obtained. अब इसमें टाइटर वैल्यू 4.8 आ रही है, जरा ध्यान से देखना। टाइटर वैल्यू कितनी आ रही है? 4.8, 4.9 और 5 3 बार आ रही है। तो जो टाइटर वैल्यू हम लेंगे वो कितनी ले लेंगे? 5 ले लेंगे। ठीक, द बेस्ड ऑन द रीडिंग एस्टिमेट द टाइट्रोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन इज। ठीक, तो इसके कितने ml लिए? तो N1V1 इक्वल टू N2V2 लगा दे इसमें भी। तो इसके 10 ml लिए थे, एन फैक्टर 2 है तो ये मोल्स आ गए, इज इक्वल टू आ गया N2 कितना है? 5 ml वॉल्यूम लग गया और इसका 0.2 है। ठीक, तो ये हो गया 1। तो m की वैल्यू आ गई कितनी? m की वैल्यू आ गई 1/20, यानी 50 इंटू 10⁻³ मोलर या 50 मिली मोलर। तो आंसर कितना लिख देंगे? 50। बिल्कुल आसान सवाल है, आसानी से लगना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल देखो, इस टाइप के सवाल काफी पूछे जाते हैं और इसमें लोग कहते हैं कि मेरे को सर पी ब्लॉक नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे कह रहे हैं कि द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। अब डिस्प्रपोर्शनेट वही करेगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में होगी। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1, इसमें +3, इसमें +5 और इसमें +7। तो +7 वाला डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता क्योंकि हेलोजेंस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +7 होती है, तो उसे डिस्प्रपोर्शनेट नहीं किया जा सकता।
अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH वाज एडेड टू 500 ml 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, 1 मोलर HCl, द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl इन द सोल्यूशन आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन इज। अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई कि NaOH की रिएक्शन किससे करानी है, NaOH की रिएक्शन करानी है HCl से, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया NaCl बन गया और वाटर बन गया। इसके मिलीमोल्स कितने लिए थे 50 इंटू 0.5 और इसके ले लिए 500, ठीक। तो ये हो गया कितना 125 और ये हो गया 500। तो ये तो पूरा रिएक्ट कर गया, ये बचा 500 माइनस 125, तो ये 125 बन गया, ये 125 बन गया। इसकी कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, ये बना 375 मिलीमोल्स बचे इसके। तो मोल्स कितने बचे, मोल्स ऑफ HCl अनरिएक्टेड हो गए 375 इंटू 10⁻³ मोल्स हो गए। तो मास कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिख देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na के इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 375 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 225.8 इंटू 10⁻28, तो इसे 226 लिख देंगे, तो आंसर यहाँ पे 226 आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉपर 2+ सॉल्ट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव। अब कॉपर 2+ ये आइडोमेटिक टाइट्रेशन की स्टैंडर्ड रिएक्शन है बिल्कुल, तो इससे Cu2 I2 बन जाएगा और I2 बन जाएगा, ठीक। तो Cu2 I2 का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा और बाकी I2 बनेगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 कंटेन्स x ग्राम्स ऑफ NaOH एंड y ग्राम्स ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो 4 ग्राम्स है मिक्सचर का, तो हमने मान लिया x ग्राम क्या है, हमने मान लिया कि 4 माइनस एक्स ग्राम क्या है NaOH और x ग्राम क्या है, ओ सॉरी इसमें चलो ठीक है ऐसे ही मान लेते हैं, x ग्राम क्या है ऑफ Na2CO3 है। अब मान लिया तो मान लिया, चेंज नहीं करेंगे। तो 4 माइनस एक्स अपॉन 40 मोल्स हो गए इज इक्वल टू हो गया x अपॉन 106, ठीक। तो ये हो गया कितना 424 माइनस 106 x इज इक्वल टू 40x। तो x की वैल्यू आ गई 424 अपॉन 146। इसे सॉल्व कर दोगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा आसानी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आसानी से, बताओ भाई। इसमें तो कोई समस्या नहीं आएगी ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं आएगी, ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करोगे तो 2.90 ग्राम्स आ जाएगा, 2.90 x आया, तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम्स आ गई। नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो आंसर कितना मार्क कर देंगे 1, और एक्स 1 पॉइंट यही क्या था, यही था ग्राम्स ऑफ NaOH थे, ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है when 10 ml of aqueous solution of Fe2+ ion was titrated in the presence of dilute H2SO4 in diphenyl indicator 15 ml of 0.02 मोलर। ये फिर से वही सवाल आ गया एंड पॉइंट वाला। तो Fe2+ किस में गया होगा, Fe2+ कन्वर्ट होकर गया होगा Fe3+ में, और Cr2O7 माइनस कन्वर्ट हो गया होगा क्रोमियम +3 में, ठीक। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 यूज कर लेंगे। अब देखो इसमें सवाल में क्या इन्फॉर्मेशन बहुत दी, इतना बड़ा सवाल पढ़ के घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बच्चे जैसा सवाल है, आसानी से लगाया जा सकता है अगर तुम थोड़ी सी तसल्ली बरतो। इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी तसल्ली बरतनी है और सवाल को पढ़ना है ढंग से। क्या कह रहे 10 ml ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ Fe2+, ठीक। Fe2+ के 10 ml लिए, हमें एन फैक्टर पता है, मोलैरिटी हम निकाल लेंगे, और K2Cr2O7 के 15 ml लगे, 0.02 मोलर लगे और एन फैक्टर है 6। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई, अगर हम इसे लिख दें तो 15 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10⁻³ तो इसे लिख दें क्या 15 दूनी 30 छंग 180 इंटू 10⁻³ यानी कि 18 इंटू 10⁻² मोलर आ गया। तो आंसर हम कितना मार्क करेंगे 18 मार्क कर देंगे इसका, ठीक है। आंसर कितना मार्क करेंगे 18 मार्क कर देंगे। आसानी से समझ में आ गई बात। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। अब क्रोमियम यहाँ +6 से कहाँ गया +3 में गया, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया।
यहाँ पे +6 से +3 में गया तो n फैक्टर कितना आया 3। यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे Cr2 थे, 2 क्रोमियम थे। यहाँ पे +7 से +2 गया तो यहाँ पे n फैक्टर आ गया 5, और यहाँ पे +3 से +4 गया तो यहाँ पे n फैक्टर आ गया 2। हमें 5 वाला मार्क करना था, तो आंसर आ गया क्या, आंसर हमारा बी आ गया। ठीक, अगला सवाल देख लो भाई। कह रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन दीज 3 कंपाउंड्स आर रिस्पेक्टिवली। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, ये तो यूनिटरी मेथड से निकल आएगा। कितना होता है, ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 × 4 + 2x + -2 × 7 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, अगला क्या कर रहा है, H4P2O5, तो हो गया 1 × 4 + 2x + -2 × 5 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो 5 3 वाला आंसर देखने जरा कि 5, अच्छा P2O5 है, तो 10 में से 4 गए, कितने बचे, 10 में से 4 गए तो बचे 6, तो ये 3 आ गया। 5 3 वाला ऑप्शन देखो, 5 3 वाला ऑप्शन सी आ रहा। और H4P2O6 में देख लो जरा, इसे भी निकाल ही लो। 1 × 4 + 2x + -2 × 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, 10 ml of 0.05 molar KMnO4 solution was consumed in a titration with 10 ml of given oxalic acid dihydrate solution। ठीक, द स्ट्रेंथ इज गिवन, हमें बतानी है ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है हमें। ठीक है, तो इसमें भी क्या करें, N1V1 = क्या लगा दें, N2V2। इसमें MnO4 माइनस कहाँ जाएगा, एसिडिक का सोल्यूशन है तो Mn+2 में जाएगा, और C2O4 2 माइनस कहाँ चला जाएगा, C2O4 2 माइनस जाएगा CO2 में। तो ये +3 से +4 चला गया, और ये +7 से +5 आ गया। तो इसके लिए n फैक्टर आ गया 2, और इसके लिए n फैक्टर आ गया 5। तो 10 ml ऑफ 0.05 मोलर ऐसे मतलब KMnO4 दिया और 5 n फैक्टर हो गया, तो इसके हो गए 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हमें नहीं पता है तो 2 हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी आ गई इसकी। ठीक, तो ये क्या आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना, 0.25/2। ये मोलैरिटी आ गई, 0.25/2 क्या आ गई, मोल्स पर लीटर आ गए, क्या आ गए, मोल्स पर लीटर आ गए। तो ग्राम्स पर लीटर कितने हो गए, ग्राम्स पर लीटर कितने आ गए, ग्राम्स पर लीटर आ गए 0.25/2 इंटू मोलर मास हो गया 126। ठीक, 126 क्योंकि डाइहाइड्रेट लिया ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि फॉर्मूला क्या है, C2O4 H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2O। ठीक, तो इसका ये कर दिया 63, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 15.75 इंटू 10 ग्राम पर लीटर, यानी इसे लिख सकते हैं 1575 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तो आंसर जो लिखेंगे वो 1575 लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा, अगला सवाल कर रहा है, इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग सेड ऑल स्पीशीज शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ऑल स्पीशीज शो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होने चाहिए। तो इसमें क्लोरीन +3 में, F0 में दोनों कर सकते हैं। Mn+7 में आ गया तो काम खत्म, Mn+7 में आ गया काम खत्म, Mn+7 में आ गया काम खत्म। Mn+6 में, क्लोरीन +3 में, क्लोरीन 0 में, और Mn+3 में, तो ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि द इन पॉलीथायोनिक एसिड 3 to 5 द ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर ऑफ सल्फर इज। तो पॉलीथायोनिक एसिड बना लो भाई जरा, कैसे होगा। अगर हमें 3 to 6 करना है तो एक ऐसे लिख लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका सीखा था, -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1। तो कितनी आ गई, इसकी आ गई 5 और इसकी आ गई 0 0। तो कितनी आई, 0 और 5 आ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर से निकलेगी, ये डायरेक्टली नहीं निकल सकती। तो इस तरह से हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे काइनेटिक्स के लेक्चर्स के साथ, या और भी टॉपिक जो बचे हुए 2021 के उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो, चलो बाय।